आप सभी लोगों का स्टडी कॉपियस पे स्वागत है। यहाँ बात करेंगे हम गुलाम वंश की, और गुलाम वंश में भी बात की जाएगी इल्तुतमिश की। इससे पहले के वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है, और यहाँ पर इल्तुतमिश की बात की जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टडी कॉपियस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड होता है वो 1210 से 1236 तक होता है। इससे पहले मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बताया कि गुलाम वंश 1206 से चालू होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो 1206 से 1210 तक का उसका टाइम पीरियड होता है। आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो इल्तुतमिश की शुरुआत होती है 1210 से 1236 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम होता है। ठीक, दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था। ये डबल टाइप हो गया है। 1 लाख जीतल समझते हैं, जीतल तांबे को होता है, तो 1 लाख जीतल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। अब बात आप यहाँ देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा? मोहम्मद गौरी ने खरीदा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। तो वो खुद ही गुलाम था और उसने अपना भी गुलाम रखा। तो ये क्या हो गया? ये इल्तुतमिश आपका हो गया गुलामों का गुलाम। तो ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये ऐबक का दामाद भी था, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्या था? ऐबक का दामाद भी था। उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। राज्याभिषेक के समय से ही अनेक तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे। अब आप गद्दी पर बैठ रहे हैं तो कुछ लोग आपका सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपके विरोध में भी खड़े होंगे कि भैया ऐसा कि नहीं नहीं तुम योग्य नहीं हो, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो कुछ तुर्क उसके विरोध में भी थे। खोखरों के विरुद्ध जब खोखर जाटों ने मोहम्मद गौरी के ऊपर आक्रमण किया और उनकी लड़ाई हुई थी, तो उस समय इल्तुतमिश ने अपनी कार्यकुशलता दिखाई थी पूरी तरह से मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी उससे प्रभावित हो गया, और उसने जो है इल्तुतमिश को अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। अब देखिए, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से जब प्रभावित होता है चंदावर के युद्ध में, तो उसको क्या आपका आमिर आखुर के पद से सुशोभित करता है कि बेटा ऐसा है तुम आमिर आखुर के पद पे वास्तुबल के प्रधान बना देता है। उसी तरह से अमीरुल उमरा नामक एक महत्वपूर्ण पद जो है उसे दे देता है। किसे? इल्तुतमिश को। कौन? मोहम्मद गौरी। तो इस तरह से 1210 से 1236 ईस्वी तक। अब अकस्मात मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कैसे होती है? आपको पता है कि वो मतलब चौगान खेल रहा था। चौगान पोलो की तरह का एक खेल होता है, ये भी मैंने बताया कि उसमें मल्टीपल घोड़े होते हैं। एक हाथ से घोड़े की वो पकड़ी जाती है लगाम, और एक हाथ से डंडी पकड़ी जाती है, और बीच में गेंद होती है। गेंद को एक टारगेट पे कई लोग उसमें जुटे होते हैं और पहुंचाना होता है। तो पोलो टाइप का गेम होता है चौगान। उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कहीं लगाम उगाम छूट जाती है और वो गिरकर मर जाता है। तो आकस्मिक मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने किसी भी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सकता कि भैया कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, नहीं हो सकता है। अतः लाहौर के तुर्क जो होते हैं अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के एक विवादित पुत्र हैं आराम शाह। अब विवादित पुत्र है आराम शाह, जिसे कि इतिहासकार नहीं मानते, इसीलिए विवादित है, क्योंकि इतिहासकार इसे मानते ही नहीं है कि ये कोई पुत्र था। लेकिन फिलहाल ऐसा हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक, तो लाहौर की गद्दी पर जब बैठा दिया जाता है तो कुछ समय के लिए रहते हैं। दिल्ली के तुर्की सरदारों द्वारा नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप जो होता है, ये आप देखिए, दिल्ली के तुर्की सरदार जो होते हैं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो कि उस समय बदायूं के सूबेदार थे, को दिल्ली आमंत्रित कर राज सिंहासन पर बैठाया गया। मतलब जो दिल्ली के तुर्की सरदार थे और नागरिकों के विरोध जब होने लगा कि भैया आराम शाह तो आराम ही करते रहते हैं, ये बिल्कुल भी योग्य शासक है नहीं, तो उस समय जो है इल्तुतमिश कहाँ के? बदायूं के सूबेदार थे। इनको बुलाया जाता है और गद्दी पर बैठाया जाता है। समझ रहे हैं बात? कहाँ के सूबेदार थे? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो ये बदायूं के सूबेदार थे। और इसी तरह से आराम शाह
और इल्तुतमिश आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में दिल्ली के निकट ही एक जड़ नामक स्थान पर संघर्ष होता है, जिसमें आराम शाह को बंदी बना लिया जाता है और बाद में उसकी हत्या भी कर दी जाती है। और इस तरह ऐबक वंश के बाद में इल्बरी वंश का शासक प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इल्बरी वंश का प्रथम शासक कौन था, क्योंकि इल्बरी वंश का शासक अभी आपका बलबन भी आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि इल्बरी वंश है किस में, गुलाम वंश में ही है। कुतुबी वंश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा शासक जस्ट जो होता है इल्तुतमिश, वो इल्बरी वंश का होता है। तो इल्बरी वंश शासन का प्रारंभ कब से होता है, 1210 ईस्वी से होता है। और इसका प्रथम शासक कौन था, तो इसका प्रथम शासक आपका ये इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश के जो प्रतिद्वंदी थे, जो कि उसके दुश्मन थे, उनके बारे में भी बात की जाएगी। देखिए, इल्तुतमिश के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, वो कौन थे, ताजुद्दीन एल्दोज और नसीरुद्दीन कुबाचा। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी के जो दास थे उनमें ये प्रमुख थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ताजुद्दीन एल्दोज था, नसीरुद्दीन कुबाचा थे। ये मेन प्रमुख जो दास थे उसके यही थे। और आपका बख्तियार खिलजी भी था। 4 दास इसके थे आपके मोहम्मद गौरी के। तो ये दोनों क्या थे, गौरी के दास थे। एल्दोज दिल्ली के राज्य को गजनी का अंग मानता था कि ऐसा कि दिल्ली का जो राज्य है वो मेरे गजनी का ही राज्य है, और उसे गजनी में मिलाने की भरपूर कोशिश करता रहता था। इसीलिए, क्योंकि देखिए यल्दोज क्या है, दिल्ली को मानता है कि वो हमारा राज्य है, गजनी पर बैठकर अधिकार करके बैठा हूँ। और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाता, क्योंकि जानता है कि अगर मैंने दिल्ली को राजधानी बना लिया तो सब मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे कि तुमने कैसे बना लिया, तुम जहाँ के सूबेदार थे वहाँ के रहो, ये सारी चीज़ें। तो वो दिल्ली पर अधिकार नहीं करता, पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, लेकिन वहाँ अपनी राजधानी नहीं बनाता है। तो इस तरह से, इसीलिए क्यों, यल्दोज के लिए, क्योंकि यल्दोज उसमें बैठा रहता है एकदम मुँह फुलाए कि जैसे कोई कुछ करे मैं देखता हूँ। तो वो क्या करता है, दिल्ली को अपनी जागीर मानता है कि दिल्ली भी हमारा है। अब यल्दोज की लड़ाई जो है गजनी को लेकर किसके साथ, ख्वारिज़्म शाह के साथ हो जाती है। वहीं पर यल्दोज का शासन रहता है, लेकिन ख्वारिज़्म शाह के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। यहाँ आप शाह लिख लीजिए, अब इस शाह मत करिएगा, ख्वारिज़्म शाह है, जिसमें कि यल्दोज जो होता है, जिसमें कि यल्दोज बहुत बुरी तरह से हार जाता है और भाग करके लाहौर आ जाता है। अब लाहौर आ गया भाग करके, तो क्या इल्तुतमिश इसे शरण देगा कि बेटा आओ तुम भी मेरे साथ, नहीं, शरण बिल्कुल नहीं देगा। यल्दोज जब यहाँ आता है अपनी सेना लेकर के, तो इल्तुतमिश के साथ होती है तगड़ी लड़ाई। क्यों होती है लड़ाई, अब वो सोचता है गजनी तो मेरा गया, क्योंकि गजनी तो ख्वारिज़्म शाह ने अधिकार कर लिया है, तो मैं क्या करूं, मुझे भी तो कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। तो लाहौर पर आक्रमण करता है। और इसी तरह से होता है तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में। देखिए, तराइन के 2 युद्ध तो आपने पढ़ रखे हैं। पहला होता है 1191 पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। 1192 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अब तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन है कहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि तराइन कहाँ पर है। तो तराइन आपका हरियाणा में पड़ता है, और वहीं पर युद्ध होते थे। तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में किसके बीच में होता है, यल्दोज और इल्तुतमिश के मध्य होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या होता है, विजयी हो जाता है और यल्दोज को मार दिया जाता है। तो यल्दोज का हो गया टाइम पीरियड पूरी तरीके से ख़त्म, यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो जाता है यल्दोज का। तो ये सारी चीज़ें समझिए कि तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में होता है, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में होता है। और तराइन है कहाँ पर, तो तराइन आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। इल्तुतमिश और कुबाचा की बात की जाए, देखिए अभी आपने यल्दोज को निपटा दिया, बख्तियार खिलजी अपना बिहार के साइड में, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में क्या होता है, देखो कुबाचा ने पंजाब तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था, ठीक। और सन 1217 ईस्वी में उसने कुबाचा के विरुद्ध कूच किया कि बेटा यल्दोज को तो निपटा दिया, तुम ही बच्चे हो घूम फिर के जो बार बार मुझे दम करोगे, तो तुम्हारा भी काम किया जाए। तो कुबाचा बिना युद्ध किए ही भाग खड़ा हुआ।
जब 1217 में उसने कूच किया पंजाब की तरफ, क्योंकि पंजाब की तरफ कुबाचा बैठा हुआ था। इल्तुतमिश उसका पीछा करते हुए मंसूरा नामक जगह पर पहुंचा, जहां पर उसने कुबाचा को पराजित किया और लाहौर पर उसका फिर से कब्जा हो गया। मतलब पंजाब लाहौर कुबाचा के कब्जे में हो गया था एक तरह से, तो उसको उसने पराजित किया और लाहौर को फिर से अपने कब्जे में लिया। सिंध, मुल्तान, उच्च और सिंध सागर दोआब पर कुबाचा का नियंत्रण बना रहा। मतलब उधर जो सिंध वाला साइड है, जहाँ पर राजा दाहिर का पहले अधिकार क्षेत्र था, वहाँ पर कुबाचा का अधिकार, मैं टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूँ, मतलब उधर सिंध मुल्तान का जो टाइम था 712 में, वहाँ राजा दाहिर का शासन रहा था। तो वहीं पर सिंध मुल्तान में अब इस समय कुबाचा बैठा हुआ है। तो अब क्या करें, क्योंकि यहाँ से तो भगा देंगे तो कहीं ना कहीं नियंत्रण रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। टाइम पीरियड समझिए। तो कुबाचा जो है, जब इल्तुतमिश यल्दुज की लड़ाई हो रही थी, तो कुबाचा ने अपना पंजाब लाहौर में अधिकार कर लिया था विद्रोह करके, ठीक, क्योंकि वहाँ का वो सूबेदार था। तो वहाँ जब अधिकार उसने कर लिया, तब इल्तुतमिश जब यहाँ यल्दोज को मार देता है तो फिर कूच करता है पंजाब की तरफ। बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वहाँ पहुँच के कुबाचा जो है भाग खड़ा होता है और मुल्तान की तरफ चला जाता है। और इस तरह से कुबाचा मुल्तान की तरफ और सिंध की तरफ अपना राजपाट देखता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुबाचा की मौत कैसे होती है, देखिए ये पानी में डूब रहा है, ये है। अब देखिए कुबाचा की मौत कैसे होती है। देखिए ये पानी में डूब रहे हैं, ये कुबाचा है, ऐसे नहीं दिखते थे। मान लीजिए किसी समय मंगोल का आक्रमण होता है 1217-18 ईस्वी में, ठीक। तो इल्तुतमिश का ध्यान कुबाचा पर से तत्काल हट गया, ठीक। जब मंगोल आक्रमण होता है तो उस समय इल्तुतमिश का जो ध्यान होता है वो कुबाचा की ओर से हट जाता है। बाद में कुबाचा को क्या करता है, युद्ध में उसने परास्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुबाचा सिंधु नदी में डूब करके अपने प्राण दे देते। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा गुलाम वंश में शासक था जिसने कि सिंधु नदी में डूब करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो कुबाचा था। एक और क्वेश्चन बनता है कि आप जब जाएंगे पूर्व में जाएंगे तो ऐसा कौन सा शासक था, राजा था, जिसने कि आत्मग्लानि के फलस्वरूप जो है बहुत खेद प्रकट करके अपनी जान दे दी थी। तो राजा जयपाल थे। जयपाल थे क्योंकि जयपाल ने क्या किया था, सुबुक्तगीन को हराया था। सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनबी ने किसे हरा दिया, राजा जयपाल को हरा दिया। तो इससे उन्हें क्या हुआ, बहुत ठेस पहुंचा कि भैया बप्पा को हमने हराया, बिटवा हमें हमारा हरा दे रहा है। तो इस तरह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कुबाचा की मृत्यु हो चुकी है नदी में डूब करके, सिंधु नदी में। अब चंगेज खान भी आता है। चंगेज खान, बाबर इसी का वंशज होता है भैया, आप समझ रहे ना। चंगेज खान, ख्वारिज्म शाह चंगेज खान को मौत के घाट उतार देता है। ख्वारिज्म शाह चंगेज खां, ये गलत लिखा हो, टाइप गलत हो गया। ख्वारिज्म शाह को क्या उन करता है, चंगेज खान मौत के। अब चंगेज खान को कौन मौत की घाट उतारेगा, बहुत असंभव बात है। बहुत ही ज़्यादा खूंखार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरफ से इतना कत्लेआम करता था कि कोई सोच ही नहीं सकता था। ऐसा माना जाता है कि खोपड़ी में खाना खाता था, जो आदमी होते ना उनकी खोपड़ी में ये खाना खाता था। तो ख्वारिज्म शाह को ये जब मार देता है, गजनी पर कर लेता है अधिकार, ठीक। अभी गजनी से भाग के कौन आया था, यल्दोज आया था। किसने मारा था, ख्वारिज्म शाह ने दौड़ा दौड़ा के मारा था। फिर आता है यहाँ तराइन का तीसरा युद्ध लड़ता है यल्दोज, उसमें हार जाता है, मार दिया जाता है। ख्वारिज्म शाह को भी किसने मारा, चंगेज खान ने मारा। अब चंगेज खान ने मारा क्यों, ये भी बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए मंगोल खान आक्रमणकारी चंगेज खान की बेटी जो थी, वो जलालुद्दीन मकबरनी के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। तो प्रेम प्रसंग राजा महाराजाओं के बीच में चल ही जाता है। तो जब प्रेम प्रसंग था तो ये बात पता चल जाती है चंगेज खान की कि ऐसे कैसे हो सकता है। चंगेज खान जो है वो ख्वारिज्म शाह को तो मार ही देता है, और उनका पुत्र जो जलालुद्दीन मकबरनी होता है वहाँ से भागकर पंजाब की ओर चलाता है। कहाँ चलाता है, पंजाब की ओर चलाता है। अब चंगेज खान उसका पीछा करते हुए लगभग 1220 से 21 में सिंध तक आ गया। भारत नहीं आया है, सिंध तक आया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भारत चंगेज खान
नहीं आया, सिंध तक आया है। उसने इल्तुतमिश को संदेशा दिया कि ऐसा है कि तुम मकबरनी की मदद नहीं करोगे। अब इल्तुतमिश अगर मदद कर देता तो क्या होता, भारत की स्थिति एकदम पलट जाती, इतना खून खराबा होता, इतना मंगोल पूरी तरह से बर्बाद करके रख देते थे, और उनसे जो है सबकी एक तरह से भैया मतलब बैंड बजी रहती थी कि ये बंदा, इससे पंगा नहीं लेना है, और हम किसी से पंगा ले लेंगे लेकिन इससे नहीं ले सकते पंगा। इस तरह की फीलिंग सभी राजाओं के अंदर जो है रहती थी। तो इल्तुतमिश करेगा मदद? बिल्कुल नहीं करेगा, वो भी तो चाहता है कि मैं भी तो जिंदा रहूं। तो इस तरह से चंगेज खान का दूत आता है इल्तुतमिश के दरबार में और कहता है भैया ऐसा है कि चंगेज खान साहब ने कहा है कि आप जो है जलालुद्दीन मकबरनी की मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इल्तुतमिश कहते हैं अरे हम बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, तुम टेंशन काहे लेते हो। तो इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमण से बचने के लिए जलालुद्दीन मकबरनी की कोई सहायता नहीं की, और इसे एक ही बहुत बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण जो एक डिसीजन होता है ना, ऐसा माना जाता है कि उसने जो है मंगोल आक्रमण से भारत को एक तरह से बचाया। तो कौन कौन से टॉपिक हुए कि चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह को मारा गजनी में, उसके बाद जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा किया जो कि उसके पुत्री का आशिक था, और उस जलालुद्दीन मकबरनी जब पंजाब की ओर आया तो उसने अपने दोस्त से संदेशा भिजवाया कि उसकी सहायता आप नहीं करेंगे, और इल्तुतमिश कहता है हम बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। तो इस तरह से उसने बिल्कुल भी सहायता उनकी नहीं की। अब देखिए अली मर्दान जो होता है स्वतंत्र हो जाता है। अली मर्दान भी आपका क्या था, एक दास था आपके, किसका, मोहम्मद गौरी का। कौन कौन से दास थे एक बार कंफर्म करा दें हम, यलदोज था, कुबाचा था, अली मर्दान था, और कुतुबुद्दीन ऐबक तो था ही, और साथ में बख्तियार खिलजी भी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो अली मर्दान अपने आप को बंगाल में कर लेता है स्वतंत्र घोषित कि भैया अब हम फ्री हैं, हमें कोई टोक नहीं सकता है, जो था मालिक वो तो मर गया, हम फ्री अपना शासन करेंगे। अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण करता है अली मर्दान, और 2 वर्ष के बाद उसकी हो जाती है मृत्यु। उसके बाद उसका पुत्र हिसामुद्दीन इवाज उत्तराधिकारी बनता है। उसने गयासुद्दीन आजिम की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा पढ़वाया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, खुतबा पढ़वाना मतलब प्रशंसा करवाना, कि ऐसा है कि हाँ हमारी प्रशंसा करो, तो खुतबा पढ़वाना होता है वो, उपदेश या प्रशंसात्मक रचना का पढ़वाना, ठीक तो समझ सकते हैं। और लिखवाया भी जाता है टॉम वगैरह पे, उस पे पत्थर पे कि हाँ फला फला राजा इतना काम किया, ये किया वो किया, बहुत अच्छे। तो ये सारी चीज़ें खुतबा में लिखी जाती है पत्थर के ऊपर। इल्तुतमिश के विजय अभियान की बात कर लें तो एक अभियान तो हमने बता ही दिया, 1215 में होता है, तराइन का तीसरा युद्ध होता है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के विरुद्ध अभियान छेड़ा। ये गलत लिखा हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इवाज ने मतलब वहाँ का जो शासक था इवाज के विरुद्ध इल्तुतमिश ने जो है एक अभियान छेड़ा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्वतंत्र हो गए थे। उन्होंने कहा आप कुतुबुद्दीन ऐबक है, नहीं तो हम तो स्वतंत्र हैं, तो उनके विरुद्ध जो है इल्तुतमिश जाता है, इवाज उनका नाम होता है, और वो बिना युद्ध के ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इल्तुतमिश पुनः दिल्ली लौटता है तो फिर वो विद्रोह कर देता है। मतलब जब वो जाता है इल्तुतमिश तो इवाज कहता है बस भैया हम अधीनता आपकी सरकार स्वीकार करते हैं, और जैसे लौट रहा होता है कि कहता है हम कोई अधिकार नहीं मानते हैं, तो फिर से विद्रोह कर देता है। तो इस बार इल्तुतमिश क्या करता है कि अब बार बार कौन जाए, तो उसने क्या किया, नसरुद्दीन महमूद ने 1226 ईस्वी में लगभग उसे पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया, मगर क्या हो गया, जख्मी हो गया। नसरुद्दीन महमूद क्या हो जाता है, मतलब उसे पराजित कर देता है और लखनौती पर जो कि बंगाल में, वहाँ अधिकार तो कर लेता है लेकिन वो हो जाता है बहुत ज़्यादा जख्मी, और इसी जख्म के कारण हो जाती है उसकी 1229 में मौत हो जाती है। ये चीज़ आप, नसीरुद्दीन महमूद कौन है, इल्तुतमिश का बेटा है। इसी के ऊपर इल्तुतमिश क्या बनवाएगा, आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि आपके दिल्ली में स्थित है। ये सारी बात हम करेंगे। तो नसीरुद्दीन महमूद 1229 में मर जाता है, ये चीज़ आप समझिए।
अब 1226 ईस्वी में ही 1226 ईस्वी में ही इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर और 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार कर लिया। अब यह एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है ना कि परमारों की राजधानी कौन थी, तो मंदोर थी। ये क्वेश्चन भी आता है मिलान करने के लिए, तो याद रखेंगे जो भी आपकी क्वेश्चन आते हैं उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेकर हम चलेंगे। तो 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अधिकार किया सबसे पहले, उसके बाद में परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार किया। 1226 में नागदा को लेकर इल्तुतमिश और मेवाड़ के जैत्र सिंह के बीच में 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध लड़ा गया। भूताला का युद्ध, ऐसा क्वेश्चन अभी बना नहीं है लेकिन बन सकता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। भूताला का युद्ध किसके बीच में हुआ था, इल्तुतमिश और मेवाड़ के जैत्र सिंह के बीच में हुआ था 1227 में। और ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो बहुत बड़े एग्जाम में बनेगा, जैसे आपका CDS हो गया, जैसे आपका UPPSC हो गया, ऐसे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन डीपली पूछते हैं उसमें। तो भूताला के युद्ध मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच 1227 ईस्वी में हुआ, जिसमें होता क्या, इल्तुतमिश को दौड़ा दौड़ा के जैत्र सिंह मारते हैं और विजय हो जाती है उनकी। तो मेवाड़ को जीतना इतना आसान थोड़े, मेवाड़ तो अभी बहुत दूर जाएगा। मतलब आप देखते रहे राणा सांगा, राणा प्रताप, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेवाड़ को जीतना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहा था, लगभग हार ही जाते थे सब लोग। हल्दी घाटी का युद्ध जब अकबर नहीं हार जीत पाए तो फिर और ये आप सोच ही सकते हैं। तो जैत्र सिंह इन्हें बहुत बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। 1231 में क्या होता है, इल्तुतमिश जो है वो ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहाँ के शासक मंगलदेव को पराजित कर देता है 1231 में। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करता। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसका रीजन ये था कि सभी मुंह बना करके बैठे हुए थे कि भैया ये जैसे कुछ उल्टा सीधा करे हम लोग करें इसके ऊपर आक्रमण। तो वो सिपह सलार बन के रहा, ठीक सिंपल सी बात है। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि का मोह नहीं किया, न दिल्ली की तरफ उठ के आँख उठाकर देखा, लाहौर को ही राजधानी बना के रखा। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है और 1229 में बगदाद के खलीफा जो हैं इल्तुतमिश को खिलअत एवं खिलअत का सम्मान देते हैं और प्रमाण पत्र, खिलअत एक सम्मान होता है। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो कि उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान आजम या महान शासक की उपाधि प्रदान की। अब पूछ लेते हैं क्वेश्चन में भैया, सुल्तान आजम की उपाधि सल्तनत काल में किस को दी गई थी, तो भैया सुल्तान आजम की उपाधि इल्तुतमिश को दी गई थी। और सुल्तान की उपाधि किसे सबसे पहले दी गई, इल्तुतमिश को दी गई। ये भी आपका क्वेश्चन है। सुल्तान आजम और सुल्तान एक ही चीज़ होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा पूछेंगे तो आदमी कंफ्यूज हो ही जाएगा, इतनी बात आप समझ सकते हैं। तो खिलअत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। देखो नासिर अमीर उल मोमिन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपकी इल्तुतमिश ने धारण की थी। इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्कों की बात कर लें तो इल्तुतमिश ऐसा पहला तुर्क सुल्तान था जिसने कि शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टका था और तांबे का जीतल था। 1000 जीतल में किसे, इल्तुतमिश को खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। तो यही बात आप समझ सकते हैं। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया कि सिक्कों पर जो है नाम अंकित किए जाएंगे। और इल्तुतमिश ने उसमें खलीफा के प्रतिनिधि के सिक्कों के ऊपर कहा कि मैं खलीफा का क्या हूँ, प्रतिनिधि हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, किसका, खलीफा का। तो ये चीज़ें सबसे पहले सिक्कों पर जो है नाम अंकित करवाने की जो परंपरा की शुरुआत की वो आपके इल्तुतमिश ने की। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। चांदी का टका लगभग 175 ग्रेन का था। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्कों की बात करें, ये मैंने बता ही दिया। चालीसा दल की स्थापना भी इसने की थी। चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए
चालीसा दल की स्थापना की, जो कि 40 सरदारों का एक संगठन था। इसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। कहते हैं ना चालीसा दल की स्थापना किसने की, तो चालीसा दल की स्थापना आपके इल्तुतमिश ने की। ये क्वेश्चन आया हो बार बार। या तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की, ये भी आपका एक ही चीज़ हो गया। तो चालीसा दल मतलब होता क्या था, 40 सरदारों को रखा जाता था कि जो है राजा की सुरक्षा के लिए, और साथ ही महत्वपूर्ण जो कदम उठाए जाएं और राज्यों पर अपना अधिकार करने के लिए, तो उसकी मीटिंग के लिए भी, और ये सारी चीज़ें करने के लिए एक चालीसा दल की स्थापना की गई। तो चालीसा दल की स्थापना आपके इल्तुतमिश ने की थी। ठीक, 40 सरदारों का संगठन था। अब इल्तुतमिश को एक नज़र में हम देख लेते हैं कि क्या क्या किया है इसने। ऐबक का दामाद था, शमसी वंश का इलबरी तुर्क था, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। क्वेश्चन आता है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश था। और अगर आ जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दीजिएगा। लेकिन दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ऐसा क्वेश्चन आता है तो इल्तुतमिश लगाएं, क्योंकि उसने लाहौर को राजधानी रखा था, तो उसको आप नहीं टिक करेंगे। वास्तविक की बात जहाँ आएगी वहाँ पर इल्तुतमिश। ऐसा क्वेश्चन भी होता है ना कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसी तरह से यहाँ पर वास्तविक शासक कौन है, इल्तुतमिश। राजधानी उसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। गुलाम चालीसा का निर्माण किया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में उसका हुआ, यलदौज और किसके बीच में, इल्तुतमिश के बीच में। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। तांबे और जीतल के सुल्तान की उपाधि तो ग्रहण ही की। ठीक, खियलत नाम की उपाधि धारण की, और आपके नासिर आमिर उल मोमिन की उपाधि धारण की। ये सारी चीज़ें इल्तुतमिश ने कार्य कौन कौन से किए, ये भी बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया। देखिए पहली मंजिल का निर्माण तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भैया हमने बताया था नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1229 में मार दिया जाता है। जब बंगाल, मार क्या दिया जाता है, जख्मी हो जाता है जब बंगाल पर विद्रोह का दमन करने के लिए जाता है 1226 में। तो जब लौटता है तो जख्मी हो जाता है, तो 1229 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी की याद में ये आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। और ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो है तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा कौन था, तो आप सुल्तानगढ़ी का मकबरा टिक करेंगे। और ये है कहाँ पर, ये दिल्ली में है। ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ही है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। ये तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा है। किसने इसका निर्माण करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। किसकी याद में करवाया, ये आपके नसीरुद्दीन महमूद अपने बेटे की याद में करवाया। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद कौन थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, जो कि 27वां हिंदू जैन मंदिर को, तो हिंदू विष्णु मंदिर को, 27वां जैन विष्णु मंदिर को तोड़ करके बनवाया गया था। इतनी बात आप समझ। जो भी बनवाया, ये भी सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी है, ये भी मंदिर को तोड़ करके ही बनवाया गया है। आगे बात करते हैं, क्योंकि जितने भी मोन्यूमेंट हैं उसको कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर किया जाता था। मतलब कुछ चीज़ें तोड़ दी गई, कुछ चीज़ें उसमें जोड़ दी गई, और कह दिया गया भैया ऐसा ये तो मकबरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या मानता है कि छत और दो खंभों के साथ उठाए गए स्तंभों पर टिकी हुई है, जिनमें से प्रत्येक पहले के हिंदू मंदिर से लूटा गया था। ठीक, मोटे चूने कंक्रीट की छतें दूसरों से नक्काशीदार लिंटल में पाए गए हैं। अन्य टुकड़ों का प्रयोग प्रार्थना कक्ष और गढ़ों की छत में किया गया है। बरामदे से उपयोग किए जाने वाले खंभे मूल रूप से मदरसा के रूप में उपयोग किए जाते थे। सजावट को ख़त्म करने के लिए बाद में फिरोज शाह ने तुगलक ने मकबरे की मरम्मत कराई। ये सारी चीज़ें हैं। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है वो एक हिंदू मंदिर था, जिसको कि रिस्ट्रक्चर करके ये आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है। ठीक, पहले एक हिंदू मंदिर था। अतारकीन का दरवाज़ा, ये भी निर्माण कार्य आपके इल्तुतमिश ने करवाया है। अभी आप सोच ही रहे होंगे कि इल्तुतमिश ने सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार का दूसरा, तीसरा, चौथा मंजिल बनवाया, तो ऐसा नहीं है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया उसने, जो कि भारत का पहला मकबरा है।
तुर्कों द्वारा बनवाया गया। अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया, जो कि आपके कहाँ पर है, नागौर राजस्थान में है। नागौर राजस्थान में, नागौर याद कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले यहीं से शुरू होती है। तो अतारकीन दरवाज़ा जो है राजस्थान के नागौर में स्थित है। नागौर जो कि जोधपुर जिले में है, और यही दरवाज़ा आगे चलकर अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत। जब इसे देखता है अकबर जा कर के, ध्यान से देखता है, कहता है बेटा मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगा। तो फिर अपने बुलंद दरवाज़ा बनवाता है, समझ रहे हैं ना। गुजरात विजय के फलस्वरूप फिर वो क्या करता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है, जो कि अतारकीन दरवाजे से वो प्रेरित था। हौज शमसी या शमसी ईदगाह, इसे आप जामा मस्जिद भी कहते हैं। बदायूं की जामा मस्जिद भी इसे आप कह सकते हैं। तो कहते हैं बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वो भी इल्तुतमिश ने करवाया। और आप हौज शमसी या शमसी ईदगाह तो कहते ही हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, बदायूं की जामा मस्जिद कह लो या फिर आप हौज शमसी या शमसी ईदगाह कह लो, तो इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने ही करवाया। कौन कौन सी चीज़ें मैंने बता दी, याद कर लीजिए। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि आपके दिल्ली में स्थित है, उसने अपने नसीरुद्दीन महमूद, उसके बेटा था, उसके याद में बनवाया, जो कि भारत का पहला मकबरा था। और दूसरी बात, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण कुतुब मीनार में करवाया है। उसके बाद अतारकीन का दरवाज़ा नागौर राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर करवाया। हौज शमसी या शमसी ईदगाह बदायूं में है, यूपी के, यहाँ पर इसका निर्माण करवाया। अब आगे चलते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रिच शैली में बना, यह भारत का पहला मकबरा है। ठीक, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। अब देखिए, स्क्रिच शैली में बना भारत का पहला मकबरा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप क्या लगाएंगे। अब कहते हैं आप क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो स्क्रिच शैली में, अब इल्तुतमिश के बारे में यही थोड़े पूछेंगे तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, ऐसा नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। ठीक, तो स्क्रिच शैली में बना यह भारत का पहला मकबरा है, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अब आगे की कहानी हम आपसे बात करते हैं कि आगे होता क्या है। देखिए, अभी तक इल्तुतमिश के बारे में बात हो गई कि उसने क्या क्या किया और कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, कौन कौन से युद्ध लड़े, ये सारी कहानी आपको मैंने बता दी। अब आगे क्या होता है, तो सन 1236 में होता क्या है कि इल्तुतमिश अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर देती है। क्योंकि उसका जो पहला बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, वो योग्य था, लेकिन उसकी हो जाती 1229 में मृत्यु हो जाती बेचारे की। तो वो क्या करता है, वो जानता है कि मेरे और बेटे तो योग्य है नहीं, तो अपनी पुत्री रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। और इस तरह से, परंतु समस्या ये खड़ी हो जाती है कि उसका दूसरा बेटा जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि क्या था, एक अयोग्य शासक था, वह अपनी मर्जी से गद्दी पर बैठ जाता कि नहीं नहीं पापा मैं ही बैठूंगा, इस तरह से वो बोल करके कहता पापा चले गए मैं बैठूंगा, मेरा अधिकार है। वो बैठ जाता है गद्दी पर जबरदस्ती, और उसके बैठते ही हो जाता है साम्राज्य में विद्रोह हो जाता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए बाहर निकलता है कि चलो अब हम बैठे हैं तो कुछ करके भी दिखाते हैं। तो साम्राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए जब वो साम्राज्य में जाता है जगह जगह, तो उसी समय रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन करके आती है जनता के सामने और हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप लोगों को पता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मुझे गद्दी पर बैठना है, लेकिन ये नालायक बैठ गया है, इसे हटाइए, मुझे बैठाइए। तो इस तरह की बात रजिया सुल्तान जनता और अमीरों के सामने करती है। जनता और अमीर जो है उससे संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तुम्हें ही बैठाएंगे। और जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह लौटता है, उसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाता है और बैठ जाती हैं आपकी